Hello, my dear audience. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. I'm Amir Suhail and I welcome you to my YouTube channel. In today's session, I will teach you about a very important topic which is relevant to planning and effective communication. In this topic, we will learn how we plan our effective communication within the organization. So let's start our topic with the definition of effective communication. Effective communication is a process of exchanging ideas through knowledge and information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. हम लोग जानते हैं जब कम्युनिकेशन की बात की थी, कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की थी, तो सेंडर से एक इंफॉर्मेशन थ्रू चैनल के हमारे रिसीवर तक पहुंचती है और रिसीवर से हम लोग दोबारा फीडबैक की फॉर्म में सेंडर तक वो इंफॉर्मेशन जाती है। तो अगर हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम लोग अपने सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर हम लोग उसको बेस्ट पॉसिबल वे में पहुंचा सकें, वो अंडरस्टैंडेबल हो रिसीवर के लिए, तो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्री मेजर पिलर्स हैं, थ्री मेजर एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग। आपका जो मैसेज है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपके रिसीवर के लिए। दैन नॉलेज, उससे उसका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, जिसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस सब्जेक्ट के बारे में उसका नॉलेज इंक्रीज़ होना चाहिए। दैन द थर्ड वन इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपके जो रिलेशनशिप है उसके साथ इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अगेंस्ट आपकी जो रिलेशनशिप हैं वो उस पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, आपका रिलेशनशिप उनके साथ मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये अगर तीन एलिमेंट्स होंगे, तीन एट्रीब्यूट्स होंगे, तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। Let's discuss the some planning step of effective communication. There are basically 5 planning steps of effective communication. The first one is knowing the purpose of the message, then visualizing the reader, then choosing the idea to be included, then getting all the facts to back up the idea, and the last one is outlining and organizing the message. Let's discuss one by one. The first one is preparing, knowing the purpose of the message. So knowing the purpose of the message का मतलब क्या है, किस तरह से हम लोग अपने जो पर्पस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है, जब भी हम लोग कोई अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने सेंडर को, अपने सेंडर के थ्रू रिसीवर को कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो हम लोगों को उसका पर्पस का पता होना चाहिए। अगर हम लोगों को पता है कि वो किस पर्पस के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी उसको उसके कंटेंट्स बनाने में, उसको अंडरस्टैंड करने में और फिर अपने जो रिसीवर तक उस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करने में। तो उसके लिए डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आपने अपने रिसीवर को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचानी है कि हम आपने हमसे कुछ जो है वो चीज़ें उधार पे ख़रीदी थी और हम लोगों ने आपके कुछ पैसे रहते हैं उसके अगेंस्ट, वो हम लोगों को प्रोवाइड करें, हम लोगों को दे दें वापस। ये पर्पस हो सकता है। ठीक है, आपका ये पर्पस भी हो सकता है कि आप अपने सप्लायर को ये बात कहते हैं कि प्लीज़ आपने जो हम लोगों को प्रोडक्ट्स जो है वो भेजी थी उसमें से कुछ चीज़ें डिफेक्टिव निकल आई हैं, उन डिफेक्टिव के गुड्स के अगेंस्ट हम लोगों को जो है वो रिपेट प्रोवाइड करें। ये भी हो सकता है कि आप कोई, ये मैसेज भी हो सकता है कि क्लियरेंस सेल के लिए आप लोग जो है कोई मैसेज करें। तो ये पर्पस हो सकते हैं डिफरेंट। ठीक है जी, आप कोई किसी भी इंक्वायरी के लिए फॉर एग्जांपल कोई मैसेज जो है लेटर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट्स के बारे में इंक्वायरी लेनी है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में, तो आप ये भी एक पर्पस है। अब जब आपको एक्चुअल पर्पस का पता होगा, देन आप लोग जो है वो बेटर वे में कंटेंट्स बना सकते हो कि क्या आपने लिखना है, किसको लिखना है। ठीक है, और जो है वो कब आपने उसको जो है वो डिसमिनेट करना है, उसकी क्या टाइमिंग है, क्या पर्पस है। जब पता होगा तो इजीली आप लोग अपने जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लोगे।
फॉर एग्जाम्पल द पर्पस ऑफ अ कलेक्शन लेटर शुड बी टू फोल्ड। आप देखें जो हम लोगों ने सीखा था लास्ट स्लाइड में कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, नॉलेज में इजाफा होना चाहिए, और जो थर्ड था रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप होने चाहिए। तो अगर हम लोगों ने एक कलेक्शन लेटर लिखा है तो उसका पर्पस टू फोल्ड होगा। एक तो ये है कि हम लोग अब आस्क कर रहे हैं मनी के लिए, एट द सेम टाइम हम लोग अपने गुड रिलेशनशिप भी थ्रू अपने कस्टमर के थ्रू उसके साथ जो है वो बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कलेक्शन लेटर भी लिखना है तो उसमें आपकी टोन क्या होगी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पर्पस का पता है कि अगर आपने कलेक्शन लेटर लिखना है तो वहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस का भी पता है कि आपने जिनको ये लिख रहे हैं उनसे किस वे में बात करनी है, हार्श वे में बात करनी है। अगर हार्श वे में करेंगे तो आपका कस्टमर आपको वो पैसे तो रिटर्न कर देगा लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो आपको जो है अपने कस्टमर को जानते हुए, सब कुछ जानते हुए फिर आप लोगों ने अपने मैसेज को डिलीवर करना है। देन द सेकंड स्टेप इज विजुअलाइजिंग द रीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आप अपना मैसेज कन्वे किस बंदे को कर रहे हैं। आपका अगर आपको ये अंदाज़ा है, अगर आपको ये पता है कि आपका जो रिसीवर है वो कौन है, तो फिर आप अपने मैसेज को बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। इस बात का कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि आप जो आपका रीडर कौन है? इसके लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिलेशनशिप इज विद द रीडर। आपका रीडर के साथ रिलेशनशिप क्या है? क्या आपके साथ आपका रिलेशनशिप उसके साथ कस्टमर का है, क्या सप्लायर का रिलेशनशिप है, क्या बॉस का रिलेशनशिप है, या आपका वो सब ऑर्डिनेट है जिसको आप मैसेज कर रहे हैं। अगर आपका वो बॉस है तो यहाँ पर आपका जो टोन होगी, आपके लेटर की टोन होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आपका सप्लायर है तो आपको कुछ और तरीके से मैनेज आउट करना पड़ेगा, उसके कंटेंट बनाना पड़ेंगे। तो आपको रिलेशनशिप का पता होना चाहिए। देन द सेकंड थिंग इज द सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द रीडर। रीडर की पोजीशन क्या है? क्या वो इंजीनियर है, क्या वो अकाउंटेंट है, क्या वो सुपरवाइजर है, या एग्जीक्यूटिव है? ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसका पता होना क्यों ज़रूरी है? अगर आप फॉर एग्जांपल इंजीनियर को आपकी ऑडियंस इंजीनियर है जिसको आप मैसेज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वहाँ पर आपने कुछ ऐसी जॉर्गन्स यूज़ कर दिए, कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म अकाउंट्स की यूज़ कर दी जो कि उसके लिए इंजीनियर भाई साहब के लिए समझना आसान नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ आप जो है वो समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो पर्पस है वो अचीव नहीं हो सकेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने रीडर की पोजीशन का पता होना चाहिए। देन व्हाट इज़ द रीडर लेवल, रीडिंग लेवल ऑफ द रीडर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिसीवर है वो क्या एजुकेशनल पर्सन है, क्या वो प्रोफेशनल पर्सन है, क्या उसके पास क्या स्किल्स हैं उसकी। ठीक है, इसका पता आपको कैसे चल सकता है? आपको उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें, उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग देख लें, ठीक है, रिसर्च कर लें थोड़ी सी। देन उसके इंटरेस्ट क्या है रीडर के रिलेटिंग टू जॉब एंड सोशल एक्टिविटीज़। डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में मे बी इन्वॉल्व होते हैं कुछ लोग। अगर आप उन सोशल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट कुछ लिखते हैं या कुछ उसके फेवर में लिखते हैं तो आपको एडवांटेज भी मिल सकता है, अगेंस्ट लिखते हैं तो उसको नुकसान भी हो सकता है। देन इज द रीडर प्रेजुडिस आर बाइस्ड ऑन रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़। येस, समटाइम आप कोई लेटर लिख रहे होते हैं और आप उसमें कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिससे आप फॉर एग्जांपल आपने कोई रिलीजियस ऐसा व्यू दे दिया कि आगे जो रिसीवर है वो इस बात को पसंद नहीं करता, तो आपने चाहे वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी लेकिन वो बेस्ट वे में कम्युनिकेट नहीं हो सकी। आपका जो थर्ड पर्सन है मैनेजिंग रिलेशनशिप वो आपका नहीं हो सका। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टेटमेंट लिख दी कि ड्यू टू द इमरान खान गवर्नमेंट द इकोनॉमिक कंडीशन इज गोइंग वर्स एंड वर्स। अब ये अगर ये स्टेटमेंट अगर वो जो अगला रिसीवर है वो इमरान खान साहब का फॉलोअर होता है तो आपका जो कस्टमर है वो आपका ख़राब हो सकता है। आपका जो रिसीवर है वो आप उसको उस तरह से आप नहीं कम्युनिकेट कर सकते इन्फॉर्मेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये है जनाब विजुअलाइजिंग द रीडर। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चूजिंग द आइडिया। अब हम लोग आइडिया की चूजिंग की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोगों को जो आइडिया है वो डिपेंड करेगा आपके मैसेज पर, आप क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग एक वेलकम लेटर लिख रहे हैं अपने कस्टमर को, आप एक बैंक मैनेजर हैं, बैंक में आपके पास एक कस्टमर, एक बड़ी एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी का एक कस्टमर आता है, एंग्रो फर्टिलाइज़र का एक अकाउंट खोलने के लिए आता है, और आप उसको जो है वो अब आपने उनको एक मैसेज कम्युनिकेट करना है जिसमें आपने डिफरेंट कंटेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। क्या हो सकते हैं आइडियाज़? सबसे पहले आप लोग उनको वेलकम करेंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे कि आपने उनके बैंक को चूज़ किया इस अपने अकाउंट के ओपनिंग के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फाइनेंसिंग होने वाली है आपके बैंक से। देन स्टेटिंग द सर्विस एंड आप क्या सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ठीक है, अपने रेगुलर कस्टमर्स को आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। देन आप
कि वर्किंग आवर कितने हैं, किन वर्किंग आवर्स में आपके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। देन क्रेडिट टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट रेट और क्रेडिट टर्म्स, इंटरेस्ट रेट्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो उसको समझे कि वो किस तरह से वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। देन अश्योरेंस अ हेल्प इन सॉल्विंग द कस्टमर प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली आप उनको ये भी मेक श्योर करवाते हो कि हम आपका जो भी इशू होगा उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो बेसिकली ये एक फ्लो है आइडियाज़ का जो आप लोग जो है वो लिखते हो, एक फ्लो में लिखते हो। अगर आपको टारगेट ऑडियंस का पता हो, अगर आपको बेसिक मैसेज का पता हो कि क्या मैसेज आपने डिलीवर करना है, तो फिर आप ये इजीली कर सकते हैं। देन मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, गेटिंग ऑल द फैक्ट्स। यस, अब आप लोगों को ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि फैक्ट एंड फिगर्स जो भी आप लोगों ने स्टेट करने हैं मैसेज में, वो भी आपको पता होने चाहिए। वो फैक्ट एंड फिगर्स में भी कुछ नेम्स हो सकते हैं, डायरेक्टर का नेम हो सकता है अगर आप डायरेक्टर को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। मे बी वो किसी कंपनी के ऑनर का नेम हो सकता है, डेट्स हो सकती हैं। जब आप एक नोटिस बनाते हैं, मीटिंग का नोटिस बनाते हैं, तो उसमें आपको डेट्स का ख्याल रखना होता है कि कौन सी डेट 21 डेज पहले जो है नोटिस आपने इशू करना है, तो आपको उन डेट्स का ख्याल रखना है कि किस डेट को आप नोटिस इशू कर रहे हो, कब वो एक्चुअल मीटिंग है, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से कम्युनिकेट हो जाए। फिर एड्रेस, क्या एड्रेस है कंपनी का, ठीक है। फिर परसेंटेज स्टेटमेंट एट्सेट्रा, आप अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल फैक्ट में फिगर लिख रहे हैं तो वो आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ें अगर आपके राइटर के माइंड में अगर ये चीज़ें ऑलरेडी हैं सारी की सारी चीज़ें, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें उनके माइंड में नहीं हैं तो फिर उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। वो रिसर्च किस तरह से हो सकती है जनाब? दो तरीक़ों से हो सकती है। एक प्राइमरी रिसर्च हो सकती है, एक सेकेंडरी मेथड है। प्राइमरी रिसर्च मेथड में कुछ मेथड यूज़ होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड होता है यूज़, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड यूज़ होता है। ये बेसिकली रिसर्च मेथडोलॉजी के डिफरेंट, जिनके थ्रू आप लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप लोग ह्यूमन या मैकेनिकल लोगों को देखते हो और उसके बारे में जो है वो जजमेंट जो है वो क्रिएट करते हो। फिर एक सर्वे रिसर्च मेथड होता है जिसमें आप क्वेश्चनर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू जो है वो आप जाते हो और उनसे जो है वो डाटा कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये, या आप डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रिसर्च का, डिफरेंट रिसर्च मेथड को कंबाइन करके आप वो डाटा जो आपको चाहिए है बेसिकली, वो आप जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये प्राइमरी रिसोर्स हो गए। देन आप लोग सेकेंडरी रिसर्च भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंपनी की पब्लिकेशन से आप डाटा निकालते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी के बारे में नोट लिखना है, कंपनी को अपने जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के बारे में कोई जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप उसके जो मेजर जो मेन हेड हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको न्यूज़लेटर से मिल जाएगी, आपको उनके बुलेटिन से मिल जाएगी, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन डिफरेंट ब्रोशर से मिल जाएगी, ठीक है जी, पम्फलेट से मिल जाएगी। मैनुअल, अगर आपको उनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से मिल जाएगी, कंपनी के रिकॉर्ड से मिल जाएंगी। अगर ये सेकेंडरी सोर्स है एक कंपनी की पब्लिकेशन। देन बुक है, बुक्स में आप लोगों को जो डिफरेंट रिलेटिंग टू द टॉपिक अंडर रिसर्च जो है वो बुक्स के थ्रू भी मिल सकती हैं, ठीक है। पीरियोडिकल्स हैं और अदर सोर्सेज के थ्रू, जैसे टीवी हैं, प्रोग्राम्स हैं, पब्लिकेशंस हैं दूसरी कंपनी की, प्रोफेशनल एसोसिएट्स की, उनके थ्रू भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग मैसेज को जो है वो राइट अप करते हैं, ठीक है, उसको आप लोगों ने एक आउटलाइन में करना होता है और ऑर्गेनाइज करना होता है एक प्रॉपर वे में। वो ऑर्गेनाइजेशन आप चाहे पेपर पर कर सकते हैं या अपने मेंटल वे में कर सकते हैं, आप मेंटली उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। देयर आर 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लान हो सकते हैं, ठीक है जी। एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, गुड न्यूज़ हो सकती है, बैड न्यूज़ हो सकती है, परसुएसिव रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है। गुड न्यूज़ और डायरेक्ट रिक्वेस्ट। अब कुछ मेथड हैं जो डायरेक्ट अप्रोच कहलाते हैं, कुछ जो हैं वो इनडायरेक्ट अप्रोच कहलाते हैं। जो आपका गुड न्यूज़ है और डायरेक्ट रिक्वेस्ट है और गुड न्यूज़ है, ये आपका डायरेक्ट अप्रोच में आते हैं। और बैड न्यूज़ और परसुएसिव रिक्वेस्ट आपका जो है वो आपका जो है उसमें सेकंड में आते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच में जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अब आपको डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या होती हैं। डायरेक्ट अप्रोच बेसिकली उस वक्त आप लोग यूज़ करते हैं जब आपने कोई गुड न्यूज़, कोई प्लान आपने बताना हो, ठीक है। बिकॉज मैसेज जो है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है आपके
जो है वो ऑडियंस के लिए, और ये फेवरेबल वे में आपने या न्यूट्रल वे में आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है, आपने जब मैसेज लिखते हो डायरेक्ट अप्रोच में, तो आप लोगों ने मेन आइडिया लिखना होता है। मतलब आप मेन आइडिया के बाद या सीधे आप डायरेक्ट गुड न्यूज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप उसकी जो है नेसेसरी जो भी एक्सप्लेनेटरी डिटेल है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट पैराग्राफ्स में। तो अगर हम लोग इन नटशेल बात करें तो डायरेक्ट अप्रोच जो होगी हमारे पास, वो 3 पार्ट्स पर उसमें कंसीडर किए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग मेन आइडिया लिखेंगे उस पर, ठीक है, क्या किसके मुतालिक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और देन एंड पर हम लोग एक फ्रेंडली या एक जो है वो क्लोज कर देंगे, एक फ्रेंडली स्टेटमेंट के साथ जो है वो इसको क्लोज अप कर देंगे। ठीक है, और जब हम लोग इनडायरेक्ट या इंडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होता है कि ये रेलेवेंट है बैड न्यूज़ प्लान के और परसुएसिव रिक्वेस्ट के। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिसीवर है वो रिसीवर से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो रेजिस्ट करेगा या वो रिएक्ट करेगा अनफेवरेबली, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बैड न्यूज़ की इंफॉर्मेशन है। तो इसमें अब आपने इनडायरेक्ट अप्रोच के तहत जो मैसेज डिलीवर करना है, अब यहाँ पर आपने मेन आइडिया या बैड न्यूज़ के साथ नहीं शुरू कर देना। मैसेज स्टार्ट में ही आप उसको बैड न्यूज़ नहीं सुना दोगे, बल्कि आपने सम कुछ रेलेवेंट, प्लेजेंट और नेचुरल स्टेटमेंट्स लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने फिर उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि ये जो है वो एक्सप्लेनेशन है इसकी। फिर आप लोगों ने उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने आइडिया की तरफ, बेसिक आइडिया की तरफ जो है वो जाना है। और लेकिन उसके एंड पर आप लोगों ने आखिर में सिंपैथेटिक वर्ड्स भी लिखने हैं, कुछ फ्रेंडली वर्ड्स या कर्टेसी के वर्ड्स भी लिखने हैं। तो अगर हम लोग नटशेल बात करें तो इनडायरेक्ट अप्रोच बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा, आपने जो पहली बात आपने अपने रीडर को जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आपने थोड़ा सा उसको बूस्ट अप करना है ताकि वो तैयार हो जाए कि अगले जो आप उसको बैड न्यूज़ सुनाने जा रहे हैं। फिर उसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन आउट करना है, फिर मेन आइडिया की तरफ थर्ड पॉइंट पे जाना है, और लास्ट पे आपने जाके उनको फ्रेंडली और कार्टियस जो है वो क्लोज कर देना है उस अप्रोच को। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसमें आप लोग यूज़ करते हो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच, जब आप लोग मैसेज को आउटलाइन और ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो मैसेज को। लास्ट वन इज़ रिवीजन एंड एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। रिवीजन क्या है, जब आप लोग, अब आपके पास मैसेज एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अब आपने उसको रीड करना है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड, ताकि आप लोग चेक कर लें कि इसमें कोई आइडिया की कंटिन्यूटी तो है ना, और ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई पंक्चुएशन का, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक होगी तो आप यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको दोबारा से राइट जो है वो ठीक कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक मैसेज लिखा जाता है उसके बाद आप उसको जब रीड आउट करते हैं तो 50% चांस होते हैं कि आपकी जितने भी एरर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है जी, तो प्रूफ रीडिंग जो है, केयरफुल प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ताकि आप लोग जो है अपना जो आपका जो रिवाइज्ड और एडिटेड मैसेज होगा वो आपका जो है बेसिकली ठीक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, जो कि आपका जो बेसिक पर्पस है कि आपकी इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल हो जाए, गुड रिलेशनशिप उसमें मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पर वो जो है वो आपको हेल्प करेगा। सो बेसिकली दीज आर 6 पॉइंट ऑफ प्लानिंग एंड अ गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप लोगों को इनको अपने माइंड में रखना है जब भी आप लोग एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की प्लानिंग की तरफ जा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में। आई होप कि आप लोगों ने इस बात को सही से समझा होगा। अगर आप लोगों का इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।